हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की, और इसके हम लोग चैप्टर नंबर 22 यानी कि 22वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जो बात करेगा कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को लेकर। हमने जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 21, उसमें बात करी थी इसी लैटिट्यूड की, यानी कि टेम्परेट लैटिट्यूड की ही बात की थी, लेकिन वहां पर हम लोग बात कर रहे थे वार्म टेम्परेट की, और हमने बात करी थी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसको हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। और उसमें हमने देखा कि अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से हमने उसको 3 कैटेगरी में ब्रॉडली क्लासिफाई किया था। एक था चाइना टाइप, दूसरा था गल्फ टाइप, और तीसरा था नटाल टाइप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और टेम्परेट लैटिट्यूड में ही बात करेंगे, लेकिन अब हम आ जाएंगे वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ आ जाएंगे, वेस्टर्न मार्जिन पे। और अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा कूल टेम्परेट, और इसको बोला जाएगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है कि सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। पहले पार्ट के मिले थे, लेकिन इस पार्ट के नहीं मिल रहे हैं। उसके वीडियोस आपको सारे के सारे हमारे फुल कोर्स में मिल जाएंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर 21 को पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूल टेम्परेट है और वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, ठीक है। तो यहां से आप 2-3 चीजें, जैसे मैं आपको रोज बताता हूं, कि आप जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है उससे ही काफी सारी चीजें समझ जाएंगे। एक तो ये कि ये टेम्परेट रीजन का होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां हमने पिछले चैप्टर में देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का, या आप कहेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे का। दूसरी बात है कि ये वेस्टर्न साइड की बात कर रहा होगा, और यहाँ का जो नॉर्मल, या आप कह सकते हैं जो जनरल क्लाइमेट होगा, दैट विल बी कूल, और इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो यहां से भी आप ये बात समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में इस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेंगे कि कहां कहां पर इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल राउंड द एयर। अब यहां पर क्या होगा, देखिए मैं आपको अगर एक जनरल थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊं। दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। तो यहां पर तो बेसिकली क्या होता है, देयर वी हैव द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यहां पर वी हैव द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब इसके बाहर अगर हम चले जाएं तो हमें पता है कि वेस्टर्लीज बहती है, और इस डायरेक्शन में बहेगी वेस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस डायरेक्शन में वेस्टर्लीज बहेगी आपकी, इस डायरेक्शन में आपकी जो वेस्टर्लीज है वो बहेगी इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। ऐसे ही होता है, यही चीज हमने समझी है अभी तक। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन मतलब आपका ये वाला लैटिट्यूड हो गया, है ना, यहां से ऊपर और यहां से नीचे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि साल भर किस तरीके की विंड्स आपको देखने को मिल रही हैं, दे आर योर वेस्टर्लीज, है ना। चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, चाहे आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, दोनों जगह पर आपको वेस्टर्लीज ही देखने को मिलेंगी। तो यही चीज इसने यहां पर लिखी है। देयर आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ मच साइक्लोनिक एक्टिविटी, है ना। यहां पर बहुत ज्यादा जो है आपको साइक्लोन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रिटेन में काफी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सपीरियंस द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसलिए इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। फ्रॉम ब्रिटेन द क्लाइमेटिक बेल्ट स्ट्रेचेस फार इनलैंड इनटू द लोलैंड्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, है ना। मैं अभी आपको इसको अगर मैप में नीचे दिखाऊं साथ के साथ, तो जो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा, ये आपका कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके, है ना। इसमें आपका ब्रिटेन आ जाएगा, आपका आयरलैंड आ जाएगा, वो सब चीज। इसके बाद आप जैसे ही इससे थोड़ा सा इधर की तरफ को आएंगे, लैंड की तरफ को, तो ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज योर नथिंग बट नॉर्थ वेस्ट यूरोप, है ना। नॉर्थ वेस्ट यूरोप आपका ये यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, जहां पर फ्रांस वगैरह है। तो यही चीज लिखी है कि जैसे ही हम अंदर की तरफ को आएंगे, इनलैंड आएंगे, तो हम लो लैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप पहुंच जाएंगे, जहां पर है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फ्रांस,
बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, वेस्टर्न नॉर्वे एंड ऑल्सो नॉर्थ वेस्टर्न आइबेरिया। तो ये सारे के सारे आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब देयर इज सो मच ओशियनिक इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दैट द क्लाइमेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। अब यहां पर देखिए मैप में, चलिए फिर से देखिए, वाटर बॉडी बिल्कुल पास में है। कौन सी वाटर बॉडी है, ये ध्यान रखना है, अटलांटिक ओशन है ना। अटलांटिक ओशन से क्या होगा, हमेशा साल भर यहां से वेस्टर्लीज ऐसे करके बहती रहेगी, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर क्या होगा, आपका टेम्परेट रीजन होगा। तो यहां पर हमेशा वेस्टर्ली जो है इस डायरेक्शन से बहती रहेंगी, और वेस्टर्लीज बहेंगी कहां से, पानी से, यानी कि मैरीटाइम क्लाइमेट या मैरीटाइम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार के क्लाइमेट को नॉर्थ वेस्ट यूरोप है ना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। और मैरीटाइम, क्योंकि मतलब मेरीन बॉडीज का या वाटर बॉडीज का इन्फ्लुएंस है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपके बात, आप कह सकते हैं यूरोप वाले पोर्शन की। अब अगर हम आ जाए दूसरे कॉन्टिनेंट में, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया था एक हाई रॉकीज माउंटेन है। दे प्रिवेंट द ऑन शोर वेस्टर्लीज फ्रॉम पेनिट्रेटिंग फार इनलैंड एंड द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कन्फाइंड मेनली टू द कोस्टलैंड्स ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। यानी कि यहां पर देखिए, जब मैंने आपको लास्ट टू लास्ट चैप्टर में जब हम लोग ग्रासलैंड्स वगैरह की बात कर रहे थे, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो वहां पर प्रेरीज का नाम आया था एक, है ना। प्रेरीज कहां पर पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर किस तरीके के माउंटेन है, दे आर योर रॉकीज, है ना। यहां पर रॉकीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है। तो यहां पर क्या होता है कि रॉकीज माउंटेन मतलब बड़े बड़े पहाड़ियां। तब होगा तो यहां पर भी वही चीज कि वेस्टर्लीज हमेशा इस तरफ को बहेंगी, लेकिन पहाड़ बहुत बड़े हैं, माउंटेन्स काफी हाई है। तो उसकी वजह से जो इसका वेस्टर्न साइड है, सिर्फ वहीं पर इस तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर ब्रिटिश कोलंबिया वाला रीजन। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप सर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, लेकिन सर्दर्न हेमिस्फीयर में आप एक चीज पहले मैप में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो क्लाइमेट है वो आपको अफ्रीका में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका का सर्दर्न पोर्शन जो है हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और उसमें सर्द में आप कोई जगह बची नहीं है, यानी कि टेम्परेट जोन में आप कोई जगह बची नहीं है जहां पर इस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिले। अब यहां पर किस तरीके का क्लाइमेट है, सिर्फ ये दो जगह पे, एक साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा थोड़ा सा, और एक आपको ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो एक छोटा सा आइलैंड है। ये कौन सा आइलैंड है, दिस इज योर तस्मानिया, है ना, तस्मानिया आइलैंड है ये। और इसके बाद ये पूरा का पूरा आपको क्या है, न्यूजीलैंड, दैट इज न्यूजीलैंड। और उसका भी जो नीचे का पोर्शन है, जो साउथ वाला रीजन है, वहां पर आपको इस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो वेस्टर्लीज हैं वो आपके इस दिशा में लगभग बहेंगी, है ना। अब यहां पर तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला रीजन हम पहले ही जो है अफ्रीका का कवर कर चुके हैं। आई होप क्लियर है। अब इसमें इसीलिए लिखा है कि द क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन सदर्न चिली, तस्मेनिया एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द न्यूजीलैंड, पर्टिकुलरली इन साउथ आइलैंड। तो चिली वाला रीजन आपका यहां हो गया, है ना, साउथ अमेरिका में। उसके बाद आपका तस्मेनिया हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया, जो छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे। और इसके बाद फिर आपका ये हो गया जो न्यूजीलैंड है, वो मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड, लेकिन उसका सर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट नहीं रहेगा। The surrounding large expanses of water have increased the maritime nature of the climate here. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो एरियाज हैं वो वाटर बॉडीज के पास है, कोस्टल रीजन्स में है, वाटर बॉडीज के पास है। तो यहां पर भी मैरीटाइम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब इतना ही पढ़ के जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और ये देखा कि मैरीटाइम इफेक्ट हर जगह पर देखने को मिलेगा, तो इससे अगर आप लोग जो है कंसेप्ट को पुराने रिलेट कर पाए, तो एक चीज तो यहीं से समझ गए आप। क्या समझ गए कि यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होने वाली है। यहां का जो क्लाइमेट रहेगा, जो मौसम रहेगा, वो लगभग आप कह सकते हैं कि माइल्ड सा रहेगा। गर्मी भी होंगी तो दे विल बी वार्म समर्स, है ना। समर्स कैसे होंगे, थोड़ा सा वार्म होंगे, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होंगे। और जो विंटर्स होंगी दे विल बी माइल्ड, सर्दी भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप मैरीटाइम इफेक्ट से ही इतना चीज समझ सकते हैं। और ऐसा होगा, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये प्रूफ भी हो जाएगी। चलिए, तो क्लाइमेट की बात करेंगे। सबसे पहले उसमें टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर्स आर यूजुअली बिटवीन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए, सर्दियों के दिनों में, विंटर्स में भी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, मीन टेम्परेचर है ये। और मतलब गर्मियों में फिर इतना जा सकता है 60 के आसपास। वार्मेस्ट मंथ इन लंदन, लंदन का जो आपको एक फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में 148A में, वहां पर क्या लिखा है कि जो सबसे ज्यादा गर्म, मतलब वार्मेस्ट मंथ है वहां पर, और जो कोल्डेस्ट मंथ है वो 40 डिग्री के आसपास है। वार्मेस्ट मंथ जो है वो 63 डिग्री के आसपास है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, है ना।
और जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ लगभग 23-24 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इस लैटिट्यूड के हिसाब से लगभग 1 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपका लंदन लाई करता है, तो उसके हिसाब से ये काफी कम है। समर्स आर इनफैक्ट नेवर वेरी वार्म, है ना, समर्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्म कभी भी नहीं होंगे। मंथली टेम्परेचर ऑफ ओवर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट इवन इन मिड समर्स आर रेयर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गर्मियों में भी देखने को नहीं मिलेगा। हीट वेव्स एज दे आर पॉपुलरली कॉल्ड, दैट इज अ शॉर्ट स्पेल ऑफ वार्म समर डेज आर अ वेलकम फीचर इन सच कूल टेम्परेट लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी हीट वेव्स वगैरह चलती है ना, यानी कि शॉर्ट स्पेल्स ऑफ वार्म समर डेज के समय पे, तो उस ये एक वो जो चीज है, वो जो हवाएं चल रही है, जो हीट वेव्स चल रही हैं, वो वेलकम फीचर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठंडा है ना, तो कूल टेम्परेट लैटिट्यूड्स है, ठंडा है, तो वहां पर अगर इस तरीके की थोड़ा बहुत हीट वेव्स चलती भी है तो उससे कोई बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पीपल डू नॉट ऑफन सी इनफ ऑफ द सन, यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरज देखने को नहीं मिलता है। अब क्लाइमेट इज आइडियल फॉर मैक्सिमम कंफर्ट एंड मेंटल अलर्टनेस। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा है और मेंटल अलर्टनेस के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं विदाउट फीलिंग ड्राउजी एंड लेथार्जिक एज दे डू इन द ट्रॉपिक्स। जब हमने ट्रॉपिक्स की बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कैसा है, ड्रेनिंग है, मतलब लोग बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, है ना, थक जाते हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत बढ़िया है, लोग लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ड्राउजी फील नहीं करेंगे, लेथार्जिक लेजी फील नहीं करेंगे और काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो देयर अपेयर्स टू बी सम डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड मेंस आउटपुट ऑफ वर्क। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अगर किसी ऐसे कंडीशन में हो, जिस समय आप मान लीजिए अगर आप इंडिया की बात करें, आप कभी गर्मियों के सीजन में हो, है ना, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए लाइट नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है और बाहर बहुत तेज कड़ी धूप है, और आप अगर उस समय पढ़ने बैठे हुए हैं, क्योंकि आप तो अब क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है या किसी और एग्जाम के एस्पिरेंट है, तो आप तो हर समय पढ़ेंगे, है ना, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस समय आपने एक चीज़ ज़रूर फील करी होगी कि थोड़ा सा आपको अनईजी सा ज़रूर फील होगा, है ना, पसीना बह रहा है, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा अनईजी सा फील होगा, आप अपने माइंड को पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका अलर्टनेस लेवल उतना बढ़िया नहीं रहेगा, तो वो चीज़ है ना। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप बात करें कि आप थोड़ा सा वेदर अगर अच्छा है, मौसम अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी थोड़ा सा कम है, पंखा वगैरह चल रहा है, कूलर वगैरह एसी वगैरह में आप बैठे हैं और उस समय अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप खुद फील करेंगे कि आपका जो फोकस है या जो मेंटल अलर्टनेस है वो काफी अच्छा है। तो इसीलिए यहां पर ये बोला जा रहा है कि क्लाइमेट में और मेंस आउटपुट, यानी कि आदमी का जो आउटपुट है उसमें क्या है, एक रिलेशनशिप है। इट इज नो वंडर दैट द कूल टेम्परेट रीजन्स आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सबसे ज्यादा एडवांस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, लोग जो है लंबे समय तक काम कर सकते हैं, थकते नहीं है, इसलिए यहाँ पर एडवांसमेंट्स काफी ज्यादा है। इसके बाद विंटर्स आर एबनॉर्मली माइल्ड। विंटर्स जो है वो यहाँ के माइल्ड है एंड नो स्टेशंस एक्चुअली रिकॉर्ड मीन जनवरी टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जनवरी का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ दी वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना, वहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, हमने ओशन करंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, और वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जा रही है, तो इट इज वार्म, और उसकी वजह से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्लीज आ रही हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज भी आपके नॉर्थ मोस्ट कहाँ से आएगी, नीचे की तरफ से आएगी, साउथ की तरफ से आएगी, है ना, इक्वेटर की तरफ से आएगी, तो वो भी थोड़ा सा गर्म रहती है, तो उसकी वजह से ठंडा यहाँ पर नहीं होता। It has been estimated that the marine stations of the region are almost 25 degree Fahrenheit warmer in January than the corresponding stations of the same latitude in the interior। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम लोग जमीन से पानी की तरफ को जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि इंटीरियर के कंपैरिजन में अगर हम किसी ऐसी जगह की बात करते हैं जो मरीन है यानी कि वाटर बॉडी के पास है, तो उसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री ज्यादा होगा। नाइट फ्रॉस्ट डू अकर एंड स्नो फॉल्स इन विंटर टू। अब यहां पर क्या हो रहा है कि रात के समय पर थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट देखने को मिल रहा है, सर्दियों में थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी हो रहा है। समटाइम अनयूजुअल कोल्ड स्पेल्स कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ कोल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर फ्रॉम द इंटीरियर्स मे हिट द वेस्टर्न मार्जिन्स फॉर अ नंबर ऑफ वीक्स। कभी कभी क्या है कि लैंड के इंटीरियर की तरफ से, क्योंकि देखिए टेम्परेट रीजन में हम आ चुके हैं, इसके ऊपर सीधे अब
पोलर रीजन ही हमें देखने को मिलेगा, है ना। जब हम आर्कटिक सर्कल से ऊपर अगर की बात करें तो वहां पर हमें पोलर ही मिलेगा, और वहां की तरफ से क्या हो रही होगी, ठंडी हवा आ रही होगी। तो कभी कभी इस एरिया तक वो ठंडी हवा पहुंच जाती है, कुछ हफ्तों तक रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती है। द क्लाइमेट ऑफ द मेरीटाइम रीजन्स एज अ होल मे बी डिस्क्राइब्ड एज इक्वेबल विद मॉडरेटली वार्म समर्स एंड फेयरली माइल्ड विंटर्स। देखिए मैंने आपको पहले ये चीज बता दी थी कि यहाँ के जो समर्स होंगे दे विल बी माइल्ड, है ना। माइल्ड कैसे होंगे, वार्म समर्स होंगे, मॉडरेटली वार्म, और विंटर जो है दे आर फेयरली माइल्ड विंटर्स। तो विंटर्स भी माइल्ड है और गर्मी भी, समर जो है वो भी वार्म है, हॉट समर्स नहीं है। और इसके बाद एक यहाँ पर जगह का जिक्र और किया गया है, दैट इज होबार्ट। होबार्ट इज इन तस्मेनिया, है ना। वहां पर उसकी जो डेटा दिया गया है 148b में, उसमें क्या बोला है कि जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज इवन मोर इक्वेबल। वहां पर जो है, ये जो हमने इक्वेबल की बात करी, इक्वेबल मतलब कि सर्दियों में सर्दी कम पड़ रही है, गर्मियों में गर्म कम पड़ रहा है, दोनों का जो टेम्परेचर रेंज है, या जो आप कहें जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो कम है, दैट इज नोन एज इक्वेबल टेम्परेचर। अब यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पहली बात तो यह है कि कॉन्टिनेंटल लैंड मास कम है, चाहे हम तस्मेनिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, या फिर सर्दर्न चिली की बात करें। तो कॉन्टिनेंटल लैंड मास अगर कम होगा तो वहां पर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर कम होगा। अब जो होबार्ट है, इसका मिड समर का टेम्परेचर 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं है, और कोल्डेस्ट मंथ की अगर हम बात करें, वहां का कोल्डेस्ट मंथ है जुलाई। फिर से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा है जुलाई में, तो उस समय जो सबसे वहां का ठंडा महीना है, वहां पर भी टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं मैक्सिमम 62, मिनिमम 46, तो एनुअल रेंज आपकी बन गई लगभग 16 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, ठीक है, विच इज अनयूजुअल फॉर द मिडिल लैटिट्यूड्स। मिडिल लैटिट्यूड्स में जनरली इतना ज्यादा, मतलब इतना कम टेम्परेचर रेंज नहीं होती है, लेकिन यहां पर है, और वो क्यों है, क्योंकि मैरीटाइम इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दिस इज इन फैक्ट द एवरेज फिगर ऑफ फॉर ऑल द मैरीटाइम स्टेशंस इन दी सर्दर्न कॉन्टिनेंट्स वेयर इंसुलैरिटी ओवरराइड्स ऑल अदर फैक्टर्स। इंसुलैरिटी मतलब वही कि जहां पर वाटर बॉडीज का इफेक्ट ज्यादा है ना। तो यहां पर मतलब आप अगर बात करें कि सर्दर्न कॉन्टिनेंट्स के जितने भी मैरीटाइम स्टेशंस हैं, वहां पर यही चीज रहेगी कि समर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। तो ये कॉन्टिनेंटलिटी वाला इफेक्ट जो है वो वहां पर काम नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ मरीन बॉडीज का जो इफेक्ट है, वाटर बॉडीज का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो इसने तस्मेनिया की बात बताई। अब इसने कुछ और जगहों का जिक्र भी किया है, जैसे साउदर्नली स्टेशंस ऑफ डुनेडिन या क्राइस्टचर्च की अगर हम बात कर लें, बोथ आर इन न्यूजीलैंड। यहां पर भी एनुअल रेंज 15 डिग्री, एनुअल रेंज 18 डिग्री। या फिर हम बात कर लें वाल्डिविया एंड पुंटा एरेनास की, ये दोनों के दोनों हैं आपके सदर्न चिली में। यहां पर देखिए 14 डिग्री, 17 डिग्री, बहुत कम आपकी एनुअल रेंज है, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। ओशियनिक इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है कि नॉट ओनली कीप द विंटर्स वेरी माइल्ड बट ऑल्सो कीप्स द समर कूल। तो यहाँ पर ये ओशियनिक का जो इन्फ्लुएंस है, जो पानी का इन्फ्लुएंस है, वाटर बॉडीज के नियर होने की जो बात है, उससे दोनों में ही फायदा मिलेगा कि सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी। कुछ जोग्राफर्स ने इन सर्दर्नली आइलैंड्स को एज फेवर्ड आइल्स बोला है, विच हैज मच ट्रुथ इन इट। फेवर्ड मतलब जो हर तरीके की एक्टिविटीज के लिए या हर तरीके की कंडीशंस यहाँ पर काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि सर्दी अगर बहुत ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम है, गर्मी अगर बहुत ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो माइल्ड सी ही बनी हुई है, इसलिए इसको फेवर्ड आइल्स बोला गया है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर with a tendency towards a slight winter or autumn maximum from cyclonic sources। यानी कि यहां पर भी कोई डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ ड्राउट सीजन नहीं है, कोई ऐसा सूखा वाला सीजन नहीं है, है ना। यहां पर भी थ्रू आउट द ईयर लगभग क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और विंटर के समय पे या ऑटम के समय में थोड़ा बहुत मैक्सिमम हो सकता है, और वो है साइक्लोन की वजह से, साइक्लोनिक सोर्सेज की वजह से। सिंस द रेन बियरिंग विंड्स कम फ्रॉम द वेस्ट, द वेस्टर्न मार्जिन्स हैव द हाईएस्ट रेनफॉल। क्योंकि रेन बियरिंग विंड्स यहां पर कौन सी है, वेस्टर्लीज, है ना। और वेस्टर्लीज जो है वो वेस्टर्न मार्जिन की तरफ को आएंगी, तो वेस्टर्न साइड में जो है सबसे ज्यादा बारिश होगी। और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ को हम जाते जाएंगे लैंड में ईस्टवर्ड, तो वहां पर क्या होगा, बारिश कम होती चली जाएगी, जो अमाउंट है वो डिक्रीज करती चली जाएगी विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दो बोथ द कोटेड स्टेशन जो हमने यहां पर बात करी, लंदन और होबार्ट, यहां पर 24 इंच की प्रेसिपिटेशन होता है एक साल में।
जो एक्चुअल अमाउंट है वो वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह 24 इंच ही होगा, यहाँ पे 2 जगह 24 इंच है, जैसे जैसे अंदर की तरफ को बढ़ते जाएंगे वहां पर और कम होता जाएगा। अब इसके साथ ही साथ जो रिलीफ है दैट कैन मेक ग्रेट डिफरेंसेस इन द एनुअल अमाउंट। रिलीफ मतलब कि कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर पहाड़ वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग जगहों पर एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द सदर्न एल्प्स ऑफ साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, वहां पर 200 इंच तक की बारिश हो रही है ना। सदर्न एल्प्स ऑफ द साउथ आइलैंड का जो ये वाला रीजन है वेस्टर्न स्लोप, क्योंकि वेस्टर्न तरफ से ही वेस्टर्लीज आएंगी तो वहां पर ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, कैसी बारिश है? 200 इंच तक की। और ये भी ज्यादातर देखिए ओरोग्राफिक है। ओरोग्राफिक का मतलब वही है कि जब बारिश मतलब हवाएं आ रही हैं और बीच में पहाड़ अगर आएगा तो फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, है ना। और उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करें, उस पहाड़ी की अगर हम दूसरी तरफ की बात करें जो ईस्टर्न स्लोप होगा, जो कि कैंटरबरी प्लेन्स है, वहां पर रेन शेडो एरिया बन जाएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 इंच के आसपास ही बारिश होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो वहां पर को जो लेक डेजर्ट वाला रीजन है वहां पर 100 इंच तक की बारिश होती है। और ईस्ट एंग्लिया यानी कि जो ईस्टर्न साइड में पड़ेगा वहां पर सिर्फ 24 इंच बारिश हो रही है। तो रिलीफ का भी जो रोल है वो यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू से हाउ मच एनुअल रेनफॉल इज टिपिकल ऑफ द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कह पाना मुश्किल है कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की एनुअल रेनफॉल कितनी है, क्योंकि कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर बहुत कम हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये क्या मान के चलेंगे, हम लो लैंड रीजन्स में जितनी बारिश होती है उसी को मान के चलेंगे। हम रिलीफ का यहाँ पर मतलब रिलीफ को हम ये मानेंगे कि रिलीफ की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है वो एक्सेप्शनल है, वो हर जगह पर उसको हम लेकर जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। लगभग तो यहाँ पर 20 से 40 इंच तक की बारिश होती है हर साल। अगर हम बात कर लें पेरिस की, है ना, पेरिस इज इन फ्रांस, तो वहां पर 23 इंच बारिश है। डबलिन की बात कर लें, डबलिन इज इन योर आयरलैंड, वहां पर 28 इंच के आसपास बारिश है। सियाटल की बात कर लें तो 33 इंच, डुनेडिन की बात कर लें तो 37 इंच। तो इतनी ही लगभग यहां पर बारिश हो रही है। और ध्यान आपको क्या रखना है कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्टेशन हैं वहां पर ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि बारिश हो रही है वेस्टर्लीज की वजह से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद वैंकूवर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 60 इंच तक की बारिश होती है। बर्जन की बात करें 84 इंच है। वाल्डेविया की बात करें तो 105 इंच। अब यहां पर ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ये हाईलैंड स्टेशंस है ना, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा ओरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह है वो ज्यादा होगी और इसलिए ज्यादा बारिश हो रही है। अदरवाइज जनरली अगर हम मान के चलें तो बारिश लगभग 20-30 के आसपास, 40 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद सीजन्स की अगर हम बात करें तो एज इन अदर टेम्परेट रीजन्स देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स इन द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ब्रिटिश टाइप के जो क्लाइमेट है उसमें हमें 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलेंगे। विंटर के जो महीने होते हैं उस समय थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो सकता है, लाइट स्नोफॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर्मली ओनली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो कंपैरेटिवली क्या है, माइल्ड है। मैंने बताया गर्मी है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बह रही है, साथ ही साथ वेस्टर्लीज बह रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है, लेकिन कम। लेकिन अगर हम हाईलैंड्स की बात करें, जब हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो जनरलाइज्ड में हम लो लैंड एरियाज की बात कर रहे हैं। अब अगर हम हाईलैंड्स की तरफ को चले जाएं, मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स या फिर अमेरिका के जो रॉकीज माउंटेन है, वहां पर स्नोफॉल काफी ज्यादा होगा, हैवी स्नोफॉल होगा। एंड दैट फीड्स द माउंटेन ग्लेशियर्स दैट मूव डाउन द वैलीज। और वहां के ग्लेशियर्स के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या है, बर्फ, और बर्फ कहां से आएगी जब तक स्नोफॉल होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो ग्लेशियर्स के लिए क्या करते हैं, ग्लेशियर्स को फीड करते हैं। विंटर के समय में यहां पर क्या होगा, विंटर इज द सीजन ऑफ क्लाउडी स्काइज। विंटर में यहां पर बादल लगे रहेंगे, सुबह के समय पे आपको फॉग या मिस्ट देखने को मिल सकता है। एंड मेनी रेनी डेज फ्रॉम द पासिंग डिप्रेशन। और जो डिप्रेशन वगैरह हैं, जो लो प्रेशर के रीजन्स बनेंगे, एरियाज बनेंगे, उनकी वजह से बारिश भी हो सकती है। अगर समुद्र के पास हम चले जाएं तो वहां पर गेल्स देखने को मिलेंगी। गेल्स मतलब बहुत तेज हवाएं जो है वो चलती है। एंड दे कैन बी डेंजरस फॉर शिपिंग, और शिप्स वगैरह के लिए वो काफी ज्यादा नुकसानदायक या डेंजरस हो सकती है। इसके बाद स्प्रिंग आ जाएगा। तो स्प्रिंग इज द ड्राइएस्ट एंड द मॉइस्ट रिफ्रेशिंग सीजन व्हेन पीपल इमर्ज फ्रॉम द डिप्रेसिंग विंटर टू सी एवरीथिंग कमिंग ग्रीन अगेन, है ना। विंटर आया, विंटर के बाद आ जाएगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में ड्राइएस्ट सीजन है, हालांकि मतलब बारिश वगैरह नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग सीजन है। क्यों? क्योंकि जब विंटर में बारिश हो रही थी या मौसम अच्छा नहीं था, क्लाउड्स वगैरह थे, फॉग वगैरह था, तो उससे लोगों के मन में थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, है ना। और डिप्रेशन से वो फिर जब सब कुछ, ये स्प्रिंग आना शुरू होगा, वसंत ऋतु आएगी, जब नए नए पेड़ वगैरह उगने शुरू होंगे, उनमें नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ ग्रीन होना, हरा होना शुरू हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि लोग जो है वापस से खुश हो जाएंगे।
अब इसके बाद हो जाएगा लॉन्ग सनी समर। इसके बाद क्या हो जाएगा कि गर्मी आ जाएंगी, है ना, लंबे लंबे दिन हो जाएंगे, सनी हो जाएगा, सूरज आ जाएगा। तो जो सन बेथर्स हैं, यानी कि जो सन बात करना चाहते हैं, जो पिकनिक मनाना चाहते हैं या जो साइट सीइंग वगैरह में जाना चाहते हैं, दे आर आउट इन दी ओपन टू एंजॉय देमसेल्व्स। अब वो भी देखिए गर्मियों के दिनों में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर वार्म, है ना। समर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, दे आर नॉट हॉट, दे आर वार्म समर, तो इसलिए लोग जाके फिर एंजॉय कर सकते हैं। विद द रोर ऑफ द गस्टी विंड्स एंड द फॉल ऑफ गोल्डन लीव्स, ऑटम इज अशर्ड इन। अब इसके बाद क्या होगा कि समर भी चले गए, उसके बाद फिर गस्टी विंड्स मतलब हवाएं वगैरह चलेंगी काफी ज्यादा, और गोल्डन लीव्स जो है, गोल्डन लीव्स मतलब जब पत्ते थोड़ा सा पीले से हो जाते हैं, है ना, येलो कह सकते हैं, ब्राउन कह सकते हैं, जब वो पत्ते गिरने शुरू होंगे तब क्या आ जाएगा, पतझड़, ऑटम आ जाएगा। और उसके बाद ये फिर पूरा का पूरा साइकिल इसी तरीके से रिपीट होगा कि ऑटम रहेगा, फिर विंटर आएगा, फिर स्प्रिंग, फिर समर, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट विद इट्स 4 डिस्टिंक्ट सीजंस इज समथिंग दैट इज कंस्पिक्युअसली एब्सेंट इन द ट्रॉपिक्स। यानी कि ये जो क्लाइमेट है, जिस तरीके का ये क्लाइमेट है जहां पर हमें 4 डिस्टिंक्ट सीजंस अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके का क्लाइमेट हमें ट्रॉपिक्स में देखने को नहीं मिलता। ट्रॉपिक्स में या तो 2 ही तरीके का सीजन है ना, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है ना, समर्स में बारिश हो रही है, सर्दियों में ठंडा हो रहा है, उस समय बारिश नहीं है, ड्राई सीजन है। तो 2 तरीके के जनरली देखने को मिलते हैं, इस तरीके के 4 सीजन्स, डिस्टिंक्ट सीजन्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है और क्लाइमेट देख लिया है, किसका, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे का जो पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक पोर्शन लेंगे, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप फुल कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स एक्सेस करने में, कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स या सजेशंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।